अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाक भारत टाकरा जिससे मुताल्लिक क्रिकेट के हलकों में मुसलसल ये बहस हो रही थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का 15 तारीख का मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, जिससे मुताल्लिक एक अहम फ़ैसला हो चुका है। और ये अहम फ़ैसला जिस तरीके से किया गया, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वो आईसीसी और वो बीसीसीआई जो कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करता था, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसूली जंग के बाद ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ और तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी शराइत मनवा ली हैं, बल्कि ये बात को भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बैक फुट पर नहीं फ्रंट फुट पर आएगा। आईसीसी को जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायल किया और बताया, अपनी अहमियत का एहसास दिलाए, से ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ना सिर्फ बोल्ड डिसीजन लेने में अपनी सलाहियत रखते हैं, बल्कि वो एक अहम फैसले करने में भी अपनी काबिलियत को सामने रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की जानिब से जब बांग्लादेश को वर्ल्ड कप T20 से बाहर किया गया था, तो फिर तमाम बोर्ड्स खामोशी सादी कर चुके थे, लेकिन इसके बाद एक ही क्रिकेट बोर्ड था और उसके एक ही चेयरमैन थे जनाब मोहसिन रज़ा नकवी, जिन्होंने इस बात को अहम समझा, जिन्होंने इस बात की अहमियत को महसूस करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और फिर ना सिर्फ साथ दिया, उनकी इस मामले पर जंग लड़ने का फैसला किया। आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेटर जो है वो भी भेजा गया और उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अमली तौर पर साथ देने का इशारा किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से मुलाकात की गई और मुलाकात की गई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद उन्होंने एक अहम और बड़ा फ़ैसला लिया और बांग्लादेश से मुताल्लिक़ उसूली जंग में एक अहम मैच खेलने का, वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया, जिसके बाद आईसीसी की जानिब से मिन्नते तल्ले जो हैं किए जाने लगे और इसके बाद जो है एक अहम सिनेरियो डेवलप हुआ और जिसमें हमने देखा कि लाहौर में जो अमीन उल इस्लाम साहब हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, वो वहाँ तशरीफ़ लाए। आईसीसी की जो टीम थी वो भी वहाँ तशरीफ़ लाई, जिनमें जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं आमिर इमरान ख्वाजा, वो तशरीफ़ लेकर आए और फिर इस पर जो है गुफ्तगू हुई और इसके बाद जो आईसीसी की जानिब से प्रेस रिलीज़ सामने, उसमें चंद अहम चीदा बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा प्रोग्राम में। उसमें सबसे अहम बात यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश पर कोई भी जुर्माना आयद नहीं किया है। साल 2028 से साल 2031 तक बांग्लादेश को बैनुल-अक़वामी सतह पर आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो शराइत थे उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो उसूली जंग लड़ने के बाद अब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 15 तारीख को कोलंबो में मैच खेलेगा। इसका मतलब पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी जीत हुई और पाकिस्तान ने अमली तौर पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था बांग्लादेश को इंसाफ दिलाने का, उसको भी अहमियत हासिल हुई। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस पर ही बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अमीन उल इस्लाम साहब, सरबराह हैं आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। Really, it's really appreciating to having you in my program, Aminul Islam Saab, and I want your version about this. What is your version about the current challenges which is going to be faced by your board and even in the upcoming World Cup scenarios? First of all, we have requested ICC not to play the World Cup in India. We wanted to play in Sri Lanka because of our government has requested us, because government is our sole authority for the government order and all, and we always under the government. So as a cricket board, we wanted to play the World Cup, but government said not to go and play in India, and rather we should go and play in Sri Lanka. When we have requested this to ICC, and ICC at the end, they have refused our proposal, request, but we are really grateful to Pakistan Cricket Board, especially the chairman of Pakistan Cricket Board, Mr. Mohsin Reza Naqvi. Well, you have not only elaborated the scenarios, but I also want to know, are you satisfied with the role and the steps which is taken by the PCB and even by the chairman of PCB in this all scenario which is taken place during World Cup, before World Cup, and now? What is your point on it? We are really grateful to Pakistan Cricket Board, especially the chairman of Pakistan Cricket Board, Mr. Mohsin Reza Naqvi.
He was always stood for Bangladesh. He was always spoke for Bangladesh. He has taken very strong stand for the right of Bangladesh cricket, Bangladesh's request to ICC. At the end, we are really grateful to Pakistan Cricket Board that Pakistan Cricket Board requested ICC and us that if Bangladesh do not get the opportunity or Bangladesh is suffer for this not playing World Cup, Pakistan played a very vital role and we are really grateful to Pakistan. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अमीनुल इस्लाम साहब, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग टू हैविंग यू इन माई प्रोग्राम। और इसी के हवाले से उन्होंने बात की कि जो पूरा सिनेरियो था इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और यूएसए का मैच इस वक्त जारी है, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान इस वक्त मैच जो है जारी है, जहां यूएसए ने टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त अपने 10 ओवर्स का जो खेल है वो खेल चुकी है, जहां पाकिस्तान टीम को 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। जहां पाकिस्तान टीम की जानिब से जारिहाना मिजाज बल्लेबाज साइम अयूब 19 रन्स बनाकर पवेलियन जा चुके हैं। उन्होंने 17 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 रन्स बनाए हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, साहिबजादा फरहान जो उनके साथी ओपनर है, उन्होंने अब तक 55 रन बनाए हैं 31 गेंदों पर, और 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने ये स्कोर सेट किया। कप्तान जो है वो एक बार फिर से वर्ल्ड कप मिशन के दौरान तीसरे नंबर पर स्ट्रगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आज उनसे बड़ी उम्मीदें तवक्का थी, लेकिन वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे और यूएसए के जो गेंदबाज थे उन्होंने अपना शिकार बनाया। जबकि दूसरी जानिब बाबर आजम पर बड़ी निगाहें मरकूज हैं। सवाल ये है कि बाबर आजम मॉडर्न डेज क्रिकेट की जो स्टाइल है उसको समझ चुके हैं या नहीं समझे हैं, और नहीं समझे तो फिर ये वर्ल्ड कप जो है उनकी T20 करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए। इस पर हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसने भी कुछ बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। मैं इस वक्त अब अपने जो नाज़रीन हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यूके से पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बहुत शानदार फास्ट बॉलर जनाब अताउर रहमान साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और बड़े दबंग फास्ट बॉलर हैं, और जो गुफ्तगू करते हैं बड़ी शानदार गुफ्तगू और लब कुशाई का भी फ़न जानते हैं। और मुझे याद है मार्क हेंड्रिक जो हैं वो इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, और उस वक्त के जो कमेंटेटर्स थे वो कहते थे कि दुनिया में 2 मार्क हेंड्रिक हैं, एक वो जो इंग्लैंड के लिए और एक पाकिस्तान के मार्क हेंड्रिक। और पाकिस्तान के मार्क हेंड्रिक जिनको इमरान खान साहब बड़ा पसंद करते थे वो अताउर रहमान थे। तो ये भी एक बड़ा एक अहम सवाल है कि मैं अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को यही बताना चाहता हूँ कि अताउर रहमान साहब जो हैं उनसे मुताल्लिक जो क्रिकेट पंडित थे उस वक्त के वो कहते थे कि अताउर रहमान अगर पाकिस्तान के अलावा दुनिया की किसी भी टीम में होते तो कभी टीम से ड्रॉप नहीं होते। अताउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप कप्तान सलमान अली आगा को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 2 मैचेस हो गए, एसोसिएट टीम थी, पहले नीदरलैंड नाउ यूएसए। कप्तान इस माइंड सेट के साथ खेलेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में, और अब तो आप 15 तारीख का बड़ा मैच खेल रहे हैं तो फिर अंडर प्रेशर ही रहेंगे। ताबिश साहब के सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। ताबिश देखें कि पाकिस्तान टीम के बारे में आप ये कहते हैं कि जनाब ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ये किसी भी टाइम कुछ कर सकती है। तो आपका जो आप 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, आई थिंक 1960 में या 62 में या 52 में इतना खेला था आपने टेस्ट मैच पहला, तो वहां से लेकर आज तक कुछ 75 ईयर हो गए और आज भी आप अमेरिका की टीम के साथ खेलने से घबरा रहे हैं कि उनके खिलाफ खेलते हुए। तो आप देखें ना कि उनको जुमा 4 दिन हुए हैं और एक उन्होंने बाय चांस साहब से एक मैच जीत लिया लास्ट वर्ल्ड कप में, तो उसकी वजह से आज भी पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर है। वो इस वजह से है कि आपने तरक्की ही नहीं की, आपने ऊपर जाने की बजाय आप डिक्लाइन की तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने नए प्लेयर पैदा किए, जहां से हमें ग्रास रूट से हमें प्लेयर मिलने थे, वो तो पात्र ही आपका बंद है। लेकिन अब जो आप सूरत हाल है, नहीं, ये नई सूरत हाल ये है कि
आपका सलमान आगा 2 इनिंग्स उसने खेली तो आप वो ऊपर के नंबरों पे आ गए, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, और आपका बाबर आजम जो नंबर 3 पे खेलता था आप उसको नीचे ले आए, जो ओपनर भी करता था। तो आपके तो किसी बैट्समैन का नंबर सेटल नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे सेटल हो जाए? तो ये सबसे बड़ा हमने तो एक इनिंग्स से हमने अपने प्लेयर को हीरो बना दिया। जैसे फहीम अशरफ लास्ट मैच खेला, हालांकि उसकी लास्ट परफॉर्मेंसेस देखें तो आपको वो इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा प्लेयर जितना उसको दिखा दिया गया है, वो भी देखें। अच्छा, लेकिन अतः आपने बिल्कुल अहम बात की, बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात की अता और रहमान साहब आपने। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपने फ़हीम अशरफ का जिक्र किया, यहाँ कप्तान की बैटिंग पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी अप्रोच को अगर हम देखें, ट्रस्ट फैक्टर भी शायद नज़र नहीं आ रहा है। सलमान अली आगा ने पिछले मैच में दीगर बॉलर्स को बॉल दी, साइम से वो पहले ओवर कराते थे, उन्होंने आखिर में ओवर कराया, वहाँ उन्होंने 2 विकेटें ली। फ़हीम का आपने जिक्र किया, आपको याद होगा एशिया कप का फाइनल जब आपने हिंदुस्तान के खिलाफ खेला, वहाँ बड़े वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। फ़हीम पर आज तक उस तरीके से वो एतमाद नहीं कर पा रहे, अपनी टीम पर एतमाद नहीं कर पा रहे। कप्तान कैसे ऐसा हो सकता है? आप बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेलें, इमरान खान साहब के साथ आप खेलें, क्या इस तरीके से होती है कप्तानी? सर आप तो कप्तानी की बात कर रहे हैं, आपकी सिलेक्शन पे भी बातें हैं, आपकी तो आपके प्लेयरों पे भी बातें हैं कि जनाब इवन के सिलेक्शन कमेटी को प्लेयरों पे एतमाद नहीं है, प्लेयरों को कप्तान पे एतमाद नहीं है, कप्तान को प्लेयरों पे एतमाद नहीं है। क्योंकि आपने जब आकर साहब ने जो रोटेशन पॉलिसी अपनाई हुई है कि हर मैच में चेंज होता है, आपके हर टीम हर मैच में आपकी टीम चेंज होती है। तो आई थिंक ये जो चेंजिंग है ना, यही पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी होने नहीं दी है, उनको स्टेबल होने नहीं दिया कि एक ही टीम लगे। आपने उनके कॉन्फिडेंस से खेल दिया। अब देख लें कि आपका बाबर आजम जो की रोल है आपका, जिसको आप पाकिस्तानी किंग कहते हैं, ठीक है, किंग तो वैसे विराट कोहली है, ये पाकिस्तानी किंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अताउर रहमान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया की क्रिकेट के अंदर एक ही किंग है, वो है विराट कोहली, लेकिन हाँ अगर कोई कहे चाइना का किंग चाहिए तो वो बाबर आजम है? नहीं देखें, जब वो करता था तो ठीक था, लेकिन अब तो वो अपने क्लास से भी नीचे आ गया ना। अब तो वो हम सोचते हैं कि ये अमेरिका के खिलाफ रन कर दे, ये इसके खिलाफ रन कर, क्योंकि उसका डिक्लाइन इस तरह आ गया है, क्योंकि अपनी क्लास के नीचे आया हुआ है। और ये अब क्या है, बाबर आजम क्या है, ये छोटी टीमों के खिलाफ रन जरूर करेगा, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जब आएगा तो ये अंडर प्रेशर अब आता है। अब इसमें वो चीज नहीं है जो पहले थी, क्योंकि इसने अपने आप को उस तरह तैयार ही नहीं किया, और ये अपने आप को एज ए कप्तान ही लेकर बैठा हुआ है, एज ए बाबर आजम लेकर बैठा हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्रिकेट में आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, फिर ही आप टीम में रहते हैं। अब अच्छा, क्या है, मुझे ये बताइएगा अताउर रहमान साहब, ये तो सिस्टम बड़ा पुराना है और ये सिस्टम को हम नोट भी कर रहे हैं कि मतलब अपने पसंदीदा दोस्तों को ही खिलाते हैं, उन्हीं की टीम बन रही है और मुसलसल बन रही है। अब एक बुनियादी सवाल ये है, सलमान मिर्ज़ा जिसने पिछले मैच में 3 विकेटें ली, बड़ा अहम किरदार अदा किया जीत में, उस खिलाड़ी को आप नहीं खिला रहे हैं आज का मैच, तो क्या हिकमत अमली है मैनेजमेंट की? अब मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहा है। देखें, ताबिश अभी मैंने वो बाबर आजम पे खत्म नहीं किया था, तो आपने नया सवाल रख दिया, लेकिन उसमें भी मैं ये भी साथ ऐड कर देता हूँ। बाबर आजम के लिए अब क्या कहा जाता है कि जनाब इसको सहारे की जरूरत है, ठीक है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको ऐसी पोजीशन पे यूज करना चाहिए, तो हमें ऐसे प्लेयर से फायदा उठाना चाहिए। जब आपका मेन प्लेयर सहारा ढूंढने लगे तो ये तो खुद बेसहारा हुआ पड़ा है। और और मैं कल एक कप्तान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पूरी टीम को इसको सपोर्ट करनी चाहिए। अब आपकी तो पूरी टीम को सपोर्ट की जरूरत है, तो आप बाबर आजम को सपोर्ट दे रहे हैं, और भाई बाबर आजम को तो आप लेकर गए कि ये हमें सहारा देगा, वो तो खुद गिरा पड़ा हुआ है। आप बताए ना कि पाकिस्तान टीम सहारों पे खेलती है। देखिए, क्रिकेट में कोई सहारा किसी का नहीं होता, सहारा आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। ये
कहना तो ये क्रिकेटर एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये दोस्त नहीं होते। मैंने एक फिल्म का डायलॉग आपके सामने बोल देता हूँ। वो एक इंडियन फिल्म है पोते, उसमें पोते नहीं, उसमें ये डायलॉग था कि मेरा नाम है पोते, वो किसी के नहीं होते। तो इसी तरह क्रिकेटरों में भी ऐसे होते हैं, वो किसी के नहीं होते, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो काबिलियत है वो ही आपको टीम में रखती है। तो अगर आप किसी के सहारे पे चले गए तो फिर आपकी अपनी काबिलियत खत्म होगी, क्योंकि आप दूसरों के सहारे पे जीना शुरू कर देते हैं। सही। तो ये मैं जो इसलिए बोला है कि भाई इस बाबर आजम को बाबर आजम तो खुद टीम का सहारा है, इसको सहारे की क्या जरूरत है। तो मैं उन क्रिकेटरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब बोले तो जरा ध्यान से बोला करें। वो इवन वो कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान भी थे। तो अब आ जाता हूँ इसपे सलमान मिर्जा पे। तो जनाब ये रोटेशन पॉलिसी ने जब से बोल रहा हूँ कि रोटेशन पॉलिसी ने पाकिस्तान की टीम की तबाही की। और रोटेशन पॉलिसी तैयार किसने की है? ये आकब जैद ने। आकब जैद ने पाकिस्तान टीम को कंडीशनल बना दिया। आकब जैद ने पाकिस्तानी बॉलरों को कंडीशनल बना दिया। आकब जैद ने बैट्समैनों को कंडीशनल बना दिया। आप बताएं कि प्लेयर तो वो थे जो हर कंडीशन में खेलते थे पाकिस्तान। ये कहां से कंडीशन ले आया? ये तो खुद कंडीशनल बॉलर था कि नया गेंद करता, पुराना तो इसको आता नहीं था। अब मुझे एक और सवाल कि हारिस राव दुनिया का माना हुआ टेकर बॉलर है T20 में। अब आप 100 मैचों के बाद इसको आगे को नजर आया कि ये तीनों कंडीशन में गेंद नहीं कर सकता। तो ये ऐसे कोच को, ऐसे जो डायरेक्टर को, ऐसे सिलेक्टर को तो यहाँ कहां से पकड़ के साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किसने किया है? प्लेयर तो वही है, यही बाबर आजम है। आप इनको एक नंबर पे खिलाएं, ये परफॉर्म करेंगे। जिसका वो नंबर है वो उसी से नंबर पे कर सकता है। देखिए ये बात मैंने लेकिन अताउर रहमान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आके जो स्टेटमेंट दी थी ना कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर और श्रीलंका का अगर मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखता, कोई बैटिंग ऑर्डर में कोई अहमियत नहीं होती। तो भाई जो आप मुझे बताएं, इंडिया अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ खेलता है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी नाराजगी बड़ी जायज है, आपकी नाराजगी बड़ी बेहतर है। नाराजगी नहीं है। आपको किसने कहा मेरी नाराजगी है? मैं तो क्रिकेट में कमेंट दे रहा हूँ। जो इन्होंने लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट का इन्होंने हाल किया है, मैं तो उस पे बोल रहा हूँ ना। ठीक है, मुझे तो क्रिकेट आती नहीं है, क्रिकेट तो आती है आकब जैद को, क्रिकेट तो आती है जो क्रिकेट को चला रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आकिब जावेद से मुताल्लिक मुझे याद आया अभी एक मैंने बयान देखा, और वो बयान था जनाब फैसल इकबाल साहब का, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन फैसल इकबाल। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत होती है, हैरानगी होती है और बड़ा जो है अजीब लगता है कि वो खिलाड़ी जो कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थे, जिनमें उन्होंने नाम लिया स्पेशली अज़हर महमूद का, उन्होंने कहा वो मुंसलिक थे और आज टीवी चैनल्स पर बैठकर तज्जिया पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की खामियों को बता रहे हैं। आपको चांस मिला था, आपने काम करना था, डिलीवर करना था, अब वहाँ से आपकी नौकरी जो है ख़त्म हो गई है, तो अब जो है आप बुराइयाँ कर रहे हैं, बोर्ड की भी, सिस्टम की भी, और आपने काम करना था, वहाँ आपने बेईमानी की और अब आप जो है बुराइयाँ कर रहे हैं। देखें मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करूंगा, लेकिन ये इन्होंने कोचिंग में अपना क्या छोड़ा है इमेज। इन्होंने इसको भी आकर ये साहब ने कंडीशनर बनाया ना, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट को चला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये जो कोच है ना, ये व्हाइट बॉल का कोच अच्छा नहीं है, ये रेड बॉल का कोच अच्छा है। ठीक है, हालांकि वो रेड बॉल में भी कोचिंग हेड कोच था और व्हाइट बॉल में भी। तो आप बताएं ये कंडीशनली किसने बनाया? ये तो आकब जैद ने बनाया, बताए ना, मैंने थोड़ी बनाया। अब भाई आपके कोच भी कंडीशनली बना दिए, आपकी टीम को भी कंडीशनली बना दिया, आपकी तो हर प्लेयरों को कंडीशनली बना दिया उसने। तो ये पाकिस्तान ने क्या 70 सालों में सारे कंडीशनली प्लेयर बनाया कि ये ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता है, ये प्लेयर इंग्लैंड में खेलेगा, ये प्लेयर श्रीलंका में खेलेगा। तो मुझे बताए ना ये किसने किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आज ये बात कर रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे, तो ये
जब तक टीम में आते हैं कोच एज कोच अपनी खिदमत देते हैं, तो वहां से उस वक्त तक तो चुप रहते हैं। जब ये निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं कि वहां ये खामियां है, उनको उस वक्त खामियां नजर नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग ऑर्डर को भी देख रहा हूँ, फिर चंद ऐसे खिलाड़ियों को देख रहा हूँ जो आपके टीम के साथ बड़े अरसे तक पार्ट बने रहे, लेकिन फिर आपने शायद उस खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप कर दिया। अब टीम के डगआउट में मौजूद हैं फ़खर जमान, आपके इम्पैक्टफुल खिलाड़ी थे। आपने यही कहा कि वो जो है इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है, वो हर नंबर पर खेलना चाहता है, उसने खुद ने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, तो आपने उसकी कॉम्प्रोमाइजेशन का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। आप उसको पहले ओपनर से वन डाउन से सेकंड डाउन, अब आप टीम से बाहर कर चुके हैं 7वें नंबर पे खिलाने के बाद। तो ये तरीका है जो है, तर्ज अमल जो है मैनेजमेंट का, इसको कैसे देखते हैं आप? सर देखें, इसमें प्लेयरों का भी कसूर है, क्योंकि ये सिर्फ खेलना चाहते हैं, इनको सिर्फ हम पाकिस्तान टीम में सर्वाइव करें। दे आर नॉट परफॉर्मर, दे आर सर्वाइवर नो। इसलिए कि क्योंकि अगर ये अपने नंबर को ना छोड़ते तो क्या कहते कि मैं अपने नंबर पे खेलूं, खिलाना खिलाए, नहीं तो मैं नहीं खेल सकता। इसी तरह बाबर आजम का भी है। तो आई थिंक ये प्लेयरों के जिन प्लेयरों ने अपने आप को किया, अपने अपने नंबरों को छोड़ा, उन्होंने स्ट्रगल ही किया। आप देखें कि बैट्समैनों का नंबर, जिस नंबर पर वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही उनका नंबर होता है जहां पे वो रन करना जानते होते हैं। आप बताएं कि जो मिडिल ऑर्डर है उसको ओपन खिला दें तो वो एक आधा मैच में तो कर सकता है अपनी स्किल पे, लेकिन उसके अंदर नया गेम खेलने की इतनी स्किल नहीं होगी जितनी वो मिडिल ऑर्डर में खेलने की कमांड रखता होगा। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के प्लेयरों का उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और प्लस ये जिसे टीम रोटेशन पॉलिसी ने ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि इनकी नजर में बैटिंग लाइन की कदर कोई नहीं है, नंबरों की कदर कोई नहीं है, और इनको प्लेयरों की भी कदर नहीं है। आप देखेंगे आपके पास इन प्लेयरों को खराब करने में किनका हाथ है? ठीक है, इन्हीं का हाथ है ना, कि इनको बाबर आजम को जो ओपन करता नंबर 3 खेलता उसको नीचे से नीचे ले आए, फखर जमान ऊपर खेलता था 5 नंबर पे ले आए, फिर वो कभी ओपन करा दी। तो ये प्लेयर जाया करने वाली सिचुएशन नहीं है, तो और कौन सी होती है प्लेयर जाया करने वाली? प्लेयर का तो नंबर सेट होता है, वो अपने नंबर पे कमांड रखता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि प्लेयर्स का जो नंबर है वो तो सेट होता है। अच्छा मुझे अतौर रहमान साहब आपसे ये जानना है, इस वक्त मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप उस्मान खान का? इस वक्त ख्वाजा नाफे बड़े अच्छे बैटर हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, उन्होंने एक इम्पैक्ट शो किया, एक जेस्टर शो किया, जिस मयार की वो नौजवान खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। आपकी मैनेजमेंट ने कोई कसमें वादे ले लिए थे, हल्फन ले लिए थे, या फिर कहीं लिखवा लिया है कुछ तहरीरी तौर पर कि उस्मान ख्वाजा अगर यूएई की क्रिकेट को खैराबाद कर कर आए तो उन्हें ज़बरदस्ती कैरी करना है? कोई वजह है क्या? वो पाकिस्तान के मफाद से बढ़कर है, पाकिस्तान की टीम से बढ़कर है कोई भी खिलाड़ी? देखिए ताबिश, ये प्लेयर जो है ना, ये रहमो करम वाला प्लेयर है, इसमें रहमो करम किया गया है। आप देखिए एक प्लेयर आया PSL खेलने कहीं दूसरे मुल्क से, यूएई से, और आपकी टीम का प्लेयर बन गया। तो क्या पाकिस्तान में और प्लेयर नहीं थे उस वक्त? भाई ये और सर जब आपने सर प्लेयर नहीं थे उस वक्त। इस वक्त मैं आपको नाम गिनाऊं, कते कलामी की माजरत, अगर मैं देखूं हारिस को आपने जहाँ चांस दिया वहां आपने मुनासिब चांस दिया नहीं, आजम को आप कैरी करते रहे, लेकिन आजम को जिस तरीके से आपने 1-2 मैचेस खेला और फिर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक पे देखें, मिर्ज़ा साद बेक हैं, रोहेल नज़ीर हैं, बिस्मिल्लाह खान है, सैफुल्लाह बंगश है, मोहम्मद इखलाक हैं, ये वो विकेट कीपर हैं जो इस वक्त करेंटली पाकिस्तान टीम का पार्ट बने में। और इन सब में मोहम्मद रिजवान जो है, आप अगर बाबर आजम को कमबैक करवा सकते हैं तो मोहम्मद रिजवान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिसका जो है माफ़ी हो ही नहीं रही है, जिसका कोई हरजाना जो है अदा हो ही नहीं रहा है? सर देखिए नाफे का भी देखिए यंगस्टर है, 1-2 मैचों से आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास खेल के बनता है, ठीक है, पोटेंशियल जरूर होता है, ठीक है। तो आप अब 1-2 मैचों की वजह से
आप ये नहीं कह सकते कि नासिर बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे पास। आपके पास प्लेयर प्लेयर जो था वो रिजवानी था, ठीक है, जिसने 100 इंटरनेशनल मैच T20 खेले हुए हैं और उसके 3,500 रन है, ठीक है। और आपकी मैनेजमेंट क्या कहती बिल्कुल आप है? ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे अताउर रहमान साहब। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी वाबस्ता रहे, अपने वक्त के बड़े स्टाइलिश बैट्समैन और एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में थे जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। मैं अगर बात करूं, मोइन खान साहब थे और दीगर बड़े बड़े नाम जो इस डिपार्टमेंट का भी पार्ट रहे। तो मेरे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए महमूद हामिद साहब। मैं यही बात कर रहा था, अताउर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं यूके से, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त आप सबको चांस दे रहे हैं। उस्मान की तो ऐसा लगता है अगर 33 की टीम होती तो भी जगह नहीं बनती, लेकिन आप उसको जितने मौके दे रहे हैं, काश इतने मौके अगर आजम को दिए होते तो आजम तो अभी तक बहुत अच्छा ग्रूम कर चुका होता। ये अवश्य हम बात पहले भी बात इस तरह कर चुके हैं, लेकिन देखें इस वक्त देखें टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, टीम खेल रही है, आज पाकिस्तान मैच अपना खेल रहा है। इस वक्त जो है ना, हम अगर इस तरह की बात अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से इज नॉट राइट टाइम, ठीक है ना। हम उस वक्त बात करें जब कोई बायलैटरल सीरीज हो रही हो या ऐसी चीजें हो रही हो ना, तो फिर हम देखें हाँ ठीक है इन्होंने जो भी किया है उसमें बहुत बात हुई है कि जेन्युइन विकेट कीपर नहीं लेकर गए, लेकिन अब तो टीम वहाँ खेल रही है। मेरे ख्याल से अभी हमारा टाइम ऐसा है कि हम ट्राई टू सपोर्ट द प्लेयर्स टू, क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इसके बाद अभी कल एक फैसला हुआ कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया मैच खेलेगा। तो अब हमें अपनी मेरे प्लेयर्स को सपोर्ट इस वक्त करनी पड़ेगी, ताकि आज जिस तरह बैटिंग आज जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं तो आज यही मेथड अपनाना अच्छा, चाहिए इनको। मुझे महमूद आबिद साहब आप काइंडली ये गाइड कीजिएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा, मेरे देखने वाले जो हैं उनको भी बताइएगा। आप अपने वक्त के एक बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे। डोमेस्टिक के अंदर 10,000 रन आसान नहीं होते, रनों के अंबार नहीं है, रनों की पहाड़े। तो लेकिन मुझे ये बताइएगा, इस वक्त बाबर आजम जो है 143.75 के एवरेज के साथ जो है, स्ट्राइक रेट के साथ 46 रन उन्होंने किए 32 गेंदों पर, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। आप जब 50 के करीब हो और इस तरह का सिली शॉट खेलकर आप आउट हो जाएं, तो आप समझते हैं मुनासिब है इतना बड़ा खिलाड़ी इतनी बड़ी गलती कर जाए? देखिए ये सारी चीजें वही बात कर रहा हूँ कि अगर 50 रन के लिए खेले तो 3 रन क्या मुश्किल होता है, 3 सिंगल बना लेता तो 3 बॉलें और खेल लेता हो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आज जो अंदाज से स्टाइल से स्टार्ट लिया है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, तो वो देखे ना आप अच्छा है। और बाबर को जब आप खिला रहे हैं, देखिए नहीं खिलाना वो एक अलग बात है। एक बड़ी बात हो रही थी कि जो है वो बाबर आज नहीं खेलेंगे, फखर को शायद आज चांस मिलेगा, लेकिन जो है कैप्टन ने और कोच ने मेरे ख्याल से एक और उन पर ट्रस्ट किया और आज खिलाया। तो बाबर को भी पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है। आज थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेली है और जो है वो 144 का स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने बैटिंग की है। तो लेट्स सी, क्योंकि अब तो टीम भी अनाउंस हो चुकी है, सारी टीम वहां पर है, तो अभी हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान ये T20 अगर जीत जाता है तो देखिए रैंकिंग पाकिस्तान की ऊपर आएगी। जो हमने बहुत सारी चीजें अभी ICC से मनवाई हैं, तो फिर क्योंकि हम देखें इन चीजों से तो हमने काम कर लिया है कल, लेकिन अगर हमारी क्रिकेट भी अच्छी होती चली जाए और हम जो है वो 6ठे नंबर से और ऊपर अपनी रैंकिंग को बेहतर कर लें, तो हमारे लिए और एडवांटेज होगा, हम अपनी चीजों को और एनहांस कर सकेंगे इन फ्रंट ऑफ द ICC। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से अपने लबों को मेरा भी एक दंबश दी सवाल है, है, मैं आ रहा हूँ अताउर रहमान साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आपने बड़े खूबसूरती के साथ अपने लबों को दंबश दी है और जिस तरीके से अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल किया, ऐसा लग रहा है समंदर को कूजे में आपने बंद कर दिया। लेकिन महमूद आमिद साहब, जो मेरा आपके साथ इब्तदाई सवाल था वो ये था कि उस्मान खान पे शायद उस तरीके से कप्तान भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद मैनेजमेंट उन्हें कैरी कर रही है। अब जैसे ही आपके खिलाड़ी आउट हुए, जहां हमने देखा अभी बाबर आजम आउट हो गए, तो वहां मोहम्मद नवाज को भेजा, अब साहिबजादा फरहान हो गए, आउट हो गए तो शादाब को भेजा। इसका मतलब वो उस तरीके से ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है। जो हम बात करते थे आजम के पास जो है शॉट्स मौजूद थे या फिर वो उस इम्पैक्ट के खिलाड़ी थे, गेम चेंजर थे, वो गेम चेंजर वाला उनके अंदर टच नजर नहीं आ रहा। जी महमूद आमिद साहब, मैं तुम्हारी सवाल नहीं समझ सका, सॉरी।
मैं ये कह रहा हूँ जो मतलब जो ट्रस्ट फैक्टर था शायद उस्मान के लिए मैनेजमेंट तो उन पर ट्रस्ट कर रही है, लेकिन कप्तान उन पर ट्रस्ट शायद नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने नवाज को ऊपर भेज दिया, शादाब को भेज दिया, बट नॉट उस्मान इन दिस सिनेरियो। अगर उनमें वो इम्पैक्ट होता तो वो शायद उन्हें कैरी ऑन करते ऊपर भेजते बैटिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आप ये देखें पिछले कुछ मैचों में नवाज ने और शदाब ने बैटिंग अच्छी की है, उस्मान वो इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पा रहे, जिसकी वजह से शायद आज भी उन्होंने यही किया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस्मान एज ए बैट्समैन विकेट कीपर है, वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको जो है प्रॉपर चांस देना चाहिए। अगर देखिए हमारा मसला यही है कि हम प्लेयर को एक तरीके से प्रॉपर चांस नहीं देते और फिर जो है वो उसमें क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको एक दफा प्रॉपर चांस देते हैं, इसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने। महमूद आमिर साहब बिल्कुल बजा फरमाया। अताउर रहमान साहब मुझे थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ रहिएगा लाइन पर। अताउर रहमान साहब, आप मुत्तफिक हैं उस्मान को जितना चांस मिला है ठीक है, या फिर ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए? नहीं सर, जैसे मेरे दोस्त भी हैं आपके चाहने वाले महमूद अहमद साहब, तो माशाल्लाह क्रिकेट में तो बड़ा इनका तजर्बा है, लेकिन आई थिंक कि इनको बैट्समैन के बारे में इतना तजर्बा नहीं है कि किस कैलिबर का ये बैट्समैन है। और आज भी ये कह रहे हैं कि इसको सही मौका नहीं मिला, तो कितने का मौके मिलने चाहिए सर? आप तो आपकी टीम की खराबी ही उस्मान खान है। जब आपका हेड कोच ही यही कह दे कि जनाब ये पाकिस्तान का स्पिनर को खेलने वाला बेस्ट प्लेयर है, अब आप जब दिल करता है उसको 5वें नंबर पे भेज देते हैं। आप देखें ना, अब आपने पाकिस्तान टीम का मसला क्या है कि इनको ये नहीं पता कि हमारे नंबर क्या है बैट्समैन। वही मैं बात कर रहा था ना, आप बात कर रहे हैं आजम खान की। आजम खान तो स्पिनर पे चौके छक्के मारने का मास्टर है। आप जहां भी उनको देखेंगे आप उनको ऐसा ही पाएंगे। और ये स्पिनर पे हल्का है, इसको तो स्पिन खेलनी नहीं आती। इवन ये तो फास्ट बॉलिंग में भी हल्का है, कभी चल जाएगा 10 मैच खेलेगा, एक में चल जाता। आप देखे ना, एक मैं खेल रहा हूँ 10 मैच, 10 में तो एक में तो करूंगा ना, तो 10 आगे भी 10 पक्के कर दूंगा। तो ऐसे ही हो रहा है ना पाकिस्तान टीम में। और क्या ये शदाब इनको ऊपर नहीं आना चाहिए था? क्या पिछले मैच में कौन आया था ऊपर? उस्मान खान ही आया था ना। तो सर अभी तो अच्छा, लेकिन एक बुनियादी सवाल है महमूद आमिर साहब, अपने वक्त के बहुत जबरदस्त बैटर हैं। जी अता एक बुनियादी सवाल ये है, इस वक्त जो सवाल मैंने आपसे किया मैं महमूद आमिर साहब से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़े बॉलर्स को खेलने का जो अपॉर्चुनिटी है वो महमूद आमिर साहब को भी हासिल हुई और अपने बड़े वक्त के बड़े एरा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। महमूद आमिर साहब मुझे इस वक्त बताएं, आपने एज अ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पे भी काम किया, आपका तजर्बा बड़ा शानदार रहा है, तो आप समझते हैं अगर आप इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होते या फिर चीफ सेलेक्टर होते तो क्या जो सलमान मिर्जा हैं उसको आज के मैच में बिठाना चाहिए था? ये बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए, वही मसला तो यही तो सारा मसला आ रहा है ना। आप शाहीन को बिठा पा रहे हैं ना आप बाबर आजम को बिठा पा रहे हैं, समझे ना। तो जब तो आपकी टीम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो परफॉर्मर है, जो पिछले मैच में आपको परफॉर्म करके जिसने भी आज आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आज आपने उसको बेंच में बिठा दिया। देखिए रेस्ट कराना आता भी फास्ट बॉलर रहा है, मैं रेस्ट करा दूं इसको अच्छी परफॉर्मेंस के बाद और कहूंगा 2 मैचों के बाद फिर खिलाऊंगा, तो वो जाहिर सी बात है बंदा डरा रहता है यार, प्रॉब्लम होती है उसको कि यार मैं परफॉर्म किया तो बाहर हो गया, फिर खिला रहे हैं मुझे। तो मसला ये है कि कंसिस्टेंसी, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है यार वो खेलना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि नामों के साथ ही आप ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। पाकिस्तान टीम का मसला यही है, कोच जो है और कप्तान जो है वो ना बाबर को भी ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं ना वो शाहीन को ड्रॉप कर पाते हैं। अगर नीदरलैंड के खिलाफ अगर आप बॉलिंग देखें, शाहीन ने क्या खराब बॉलिंग की है ना, तो क्यों नहीं आप शाहीन को जो रेस्ट करा सकते? आपने सलमान मिर्जा को ही रेस्ट करा दिया। तो दूसरी टीमें ये नहीं करती, तो ये देखती है कि किसकी फॉर्म चल रही है, कौन अच्छे टीम के लिए फायदेमंद है, उसको लेकर चलते हैं वो 11 में, वो नामों पे नहीं चलते। तो जब भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल बजा आपने फरमाया, बहुत शुक्रिया कि आपने जी महमूद अहमद ने तो सारा बोल दिया ना कि प्लेयर को खिलाने से प्लेयर बनते हैं। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको बाहर बिठाते हैं तो फिर उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि
हमारे कई बॉलर आए, हसनैन था, एक मैच के बाद कहीं नजर नहीं आया। तो ये जब आप अपने बॉलरों के साथ ऐसा करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बॉलर तो बनता ही बॉलिंग करने से है, बॉलर तो बनता ही मैच खेलने से है। अगर आप एक मैच खिला के 2 मैच रेस्ट में आ दें तो बॉलर की तो वो फिर उसी 0 पॉइंट पे खड़ा होगा, वो फिर नए सरे से शुरू करेगा। तो सर ये पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, ये आई थिंक कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की तरफ लेके जा रही है, और जो चला रहे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल आकिब जुबैर साहब का है। जी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अताउर रहमान साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की जनाब महमूद हामिद साहब की, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी यही कहा कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होनी चाहिए। हम भी इस हक में कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस टूर्नामेंट में फ़ाइनल तक अपनी रसाई को हतमी तौर पर मुमकिन करे। इसी के साथ प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।